नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16 जून से सभी जगह स्कूल प्रारंभ हो गया है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है, और परंतु बच्चों को अब तक किताब नहीं मिल पाई है। इस बार शासन द्वारा जो किताबें बच्चों को लिए जो भेजी गई, उसमें बारकोड लगा हुआ है। बिना स्कैनिंग का यह किताब बच्चों को नहीं दिया जा रहा है और ना ही दिया जा सकता है। इसी कारण पूरे स्कूल के शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है कि किताबों में जो बारकोड लगा हुआ है वह स्कैन नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण जो है स्कूलों में जो किताबें आई हैं वह आधे ही बच्चों तक पहुंच पाई हैं। हालांकि ये समस्या जिला शिक्षा अधिकारी को बताई जा चुकी है, परंतु अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दुर्ग संभाग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उत्तम भंडारी को मनोनीत किए जाने पर समस्त सराफा समुदाय एवं सहयोगियों ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उत्तम भैया के विनम्र निवेदन पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने साग्रह निमंत्रण स्वीकार करते हुए स्वागत समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर आयोजन के गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो पिछले साल नई कार्यकारिणी के रूप में अस्तित्व में आया, नई कार्यकारिणी के रूप में, उसके बाद से जो संगठन के विकास और विस्तार और व्यापारिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमने कदम उठाया, काम कर रहे थे, तो हमारे लिए एक विषय था कि प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष अगर जिम्मेदारी संभालते हैं तो संगठन को और मजबूती और विस्तार और सुंदर और सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलेगी। चूंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, हमने पिछली आम सभा जो 22 तारीख को जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की जो आम सभा घोषित हुई, उसमें जो संविधान नए तरीके से जो पारित हुआ, उसमें ऐसी व्यवस्था बनी कि प्रत्येक संभाग छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, हमको प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष रूप में या जोन प्रभारी रूप में ऐसा नियुक्ति या मनोनयन किया जाए, जिससे कि सारे क्षेत्रों का बराबर विकास और सबका नेतृत्व बराबर मिले। तो इस दृष्टि से दुर्ग हमारा रिक्त था। दुर्ग में उत्तम भैया जी काफी समय से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का सौभाग्य है कि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ आए हैं, और इस घड़ी में हम बिलासपुर से, रायपुर से सारे पदाधिकारी लोग स्वागत करने आए हैं इनके पास, और अपेक्षा करते हैं कि बड़े भाई के रूप में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन को भरपूर अपना सहयोग और साथ और समय दें। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो कि का विस्तार हम लोग निरंतर अभी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग चुनाव जीते हैं और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, उसके अंतर्गत दुर्ग संभाग से हमने उत्तम चंद जी भंडारी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। उसी तरह प्रदीप घोरपड़े जी जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। और हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है कि हर क्षेत्र से हर व्यापारी हमारे एसोसिएशन से जुड़े और संगठन को सहयोग करे। यही अपेक्षा मैं पुनः उत्तम चंद जी भंडारी और प्रदीप घोरपड़े जी को इस पर शुभकामना और शुभ मंगल कामना करता हूं। उनका आशीर्वाद और दिशा निर्देश हमसे एसोसिएशन को मिलता रहे। प्रकाश गोच्छा, महासचिव, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन। मैं प्रदीप घोरपड़े, छत्तीसगढ़ सराफा के चेयरमैन की पोस्ट मुझे मिली है। छत्तीसगढ़ सराफा के विस्तार के लिए हमारे अध्यक्ष कमल जी सोनी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को नए आयाम दिए हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को बड़ी बड़ी दुकानों तक न सीमित रखते हुए छत्तीसगढ़ सराफा के बड़ी दुकानों से लेकर छोटे कारीगर तक की सोच अपनी बनाई है, और उनको एक माला में एक मोती की माला बना के पिरोने का काम उन्होंने किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी सदस्य एसोसिएशन छत्तीसगढ़ सराफा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। मैं उत्तम भंडारी। कमल भैया ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, पूरी सोची रहेगी, पूर्ण बढ़िया काम करूँ। कार्यों पर मुख्य रूप से काम व्यापारियों को मिलाने का, व्यापार बढ़ेगा। इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है, इसके लिए आप किसका आभार व्यक्त करना चाहिए? छत्तीसगढ़ सराफा जीत और प्रदीप और संजय भैया।
उत्तम भंडारी, छत्तीसगढ़ सराफा, सारे कन्या। उधर दिव्या महाविद्यालय में अग्निवीर को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए और जिसमें अग्निवीर के बारे में जानकारी दी गई। यहां भोपाल से पहुंचे एयरफोर्स के अधिकारी ने अग्निवीर के बारे में जो है जानकारी दी। इस सेमिनार में प्रमुख रूप से एयरफोर्स के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कॉलेज के प्रोफेसर भी जो है शामिल रहे। बड़ी संख्या में कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। क्यों 15 जनवरी ही क्यों? नहीं पता? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर ने जनरल फ्रांसिस बूचर सर, जो लास्ट फील्ड मार्शल थे, कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनसे कमान ली थी। यानी 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय ने इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथ में ली थी। क्या नाम था उनका? उस टाइम पे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर, जो लास्ट में फील्ड मार्शल बने। फील्ड मार्शल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर। उसके बाद पूरे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल रैंक तक नहीं पहुंचा। ये हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी की। तो आपको पता चला 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक भारतीय ने, जिनका नाम था उस समय लेफ्टिनेंट जनरल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर ने, इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथ में ली थी जनरल फ्रांसिस बूचर सर से। ठीक है। उसी तरीका से इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। इसके पीछे भी एक कहानी है। 8 अक्टूबर 1939 से 1945। वेरी गुड। तो इस दौरान हम क्या थे? हम अंग्रेजों के शासन में थे। ठीक है। तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। हमने बर्मा और जापान पे बॉम्बिंग की। ठीक है। अब हमने जो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने, ये किंग जॉर्ज II ने हमारे ऑपरेशंस को देखते हुए, हमारी टीम एफर्ट को देखते हुए हमें रॉयल शब्द की उपाधि से नवाजा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें जाना जाने लगा रॉयल इंडियन। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय वायुसेना का जन्म कब और कहां हुआ। ठीक है। तो एनसीसी वाले बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? कोई भी बच्चा जोर से जवाब दे खड़े होकर। 21 के युद्ध में पाकिस्तानी नेवी ने 4 दिसंबर को सरेंडर किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है। उसके बाद से हर 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाने लगा। तो आपको तीनों सेना के दिवस के बारे में पता चल गया, उसके पीछे की स्टोरी पता चल गई। ये क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को ही? 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी के 4 वेसल को, यानी 4 समुद्री लड़ाकू जहाज को मार डुबाया था, जिसमें PNH सैबर भी था। 4 के नेतृत्व में विभिन्न विकास योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को जो है गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी स्वयं जो है क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। प्रशासन ने बाढ़, नक्सली और अन्य आपात स्थितियों के कारण प्रभावित गांवों में 3 महीने का राशन अग्रिम रूप से जो है वितरण किया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी आपदा या फिर आपूर्ति वादा के समय जो है, बाधा के समय जो है लोगों को खाद्यान्न की कमी न हो। इसमें जिला प्रशासन ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विभिन्न क्षेत्रों में 3 माह का राशन पहले से पहुंचाकर वितरण कर दिया जाए और विकासखंड भैरमगढ़ के सभी राशन दुकानों में 3 माह का भंडारण और वितरण भी किया जा चुका है। 4 राशन दुकान ऐसी है जहां पे बारिश में ट्रैक्टर से भी राशन ले जाना संभव नहीं हो पाता,
वहां के लिए कलेक्टर साहब ने विशेष प्रयास करके ट्रैक्टर से 6 महीने का राशन पहुंचाने के लिए डीएमएफ से ट्रैक्टर की व्यवस्था भी करवाया था और इन चारों दुकानों में 6 महीने का राशन न केवल डंप हुआ बल्कि 6 महीने का राशन वितरण भी कर दिया गया। देखिए, जनपद पंचायत बहरमगढ़ के इंद्रावती के उस पार माड़ से लगे हुए 16 ग्राम पंचायतें आती हैं, जहाँ पे सड़क का, बिजली का, पुल पुलिया की अभाव है, जरूरत है। पहले की स्थिति दूसरी थी, ग्रामीण काम स्वीकृत हो जाने के बाद भी काम करने के लिए मना करते थे। आज इन पंचायतों से भी कामों की मांग आ रहे हैं, स्थितियां बदली है और धीरे धीरे इन पंचायतों की सड़क, पुल पुलिया और अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। कबीरधाम जिले के बोडला नगर पंचायत प्रांगण में नशा मुक्त दिवस के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत सीएमओ प्रकाश जायसवाल ने सभी अधिकारियों, पार्षद और महिलाओं को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। बता दें कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष लव निर्मलकर ने नशा मुक्त अभियान का प्रकाश डालते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए सभी अधिकारी और जवान नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। साथ ही उन्होंने शपथ पत्र को पढ़कर सुनाते हुए सभी से नशे से दूर रहने और समाज में इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बोलना में आज शपथ दिलाया गया नशा मुक्ति अभियान के तहत, जिसमें आज क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं लव कुमार निर्मलकर, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, युवा साथी मतलब सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब लोग बंद करे और सही मार्ग चले। मैं बस सही संदेश देना चाहता हूँ कि सही मार्ग चले। सत्यवंशी वार्ड नंबर 6 के पार्षद नशा मुक्ति अभियान अभी जो शपथ दिलाए नगर पंचायत में, तो मैं जितना भी हमारे नगर के युवा और आसपास के जितना ग्राम के जितना भी युवा भाई है उखर मन से अनुरोध करा था कि जिन आज नशा पानी में जिन घर परिवार बिगड़ा थे और जितना भी बीड़ी, सिगरेट, दारू जिन भी पिया थे वो सब बंद कराए और बंद करके अपन वैचारिक जीवन में बढ़िया अपन परिवार के देख रेख सब कराए। और मैं यही आग्रह करता सब युवा मन से कि जितना भी नशा पानी होकर से मुक्त हो, अपन परिवार से अच्छे से लगाव कराए और मैं हर संभव जिन मुंह से सहयोग हुई बोला सहयोग करूंगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत अभी चल रहा है और नशा मुक्ति अभियान दिवस भी है, जिस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं वार्डवासियों को? मैं सोमनाथ ध्रुवे, वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद हूँ। आज जो नगर पंचायत बोडला प्रांगण में जो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे नगर में, ताकि युवाओं को एक संदेश मिले कि जितने भी युवा आज सिगरेट, बीड़ी, शराब सेवन करके वो जहां कहीं भी अन्यत्र एक्सीडेंट में खत्म हो रहे हैं या फिर पूरा परिवार की स्थिति बिगड़ रहे हैं। आज जो बोलते हैं हम लोग भारत देश के नागरिक होने के नाते कि युवा ही देश की रीढ़ है, लेकिन आज युवा ही बर्बाद हो रहे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ प्रत्येक युवा को और आसपास के युवाओं को कि जो युवा नशा पान करते हैं वो नशा मुक्त से दूर रहें और अच्छी चीज का सेवन करें, ताकि उसका स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर भी बहुत बेहतर से डेवलप हो सके। दुर्ग के शांतिनगर वार्ड 17 और 18 में स्थित एक बड़े तालाब में लाखों मछलियां और जलीय जीव मर गए। इस घटना के स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया और जिन्होंने पार्षद पर तालाब में खरपतवार नाशक दवाई डालने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पार्षद द्वारा तालाब में डाली गई दवाई के कारण जलीय जीवों की मौत हुई है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद की लापरवाही के कारण यह घटना सामने आई है, जिसने न केवल जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जांच की मांग की है और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों ने कहा कि पार्षद को अपनी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
देखिए, मैं कल गई थी देखने के लिए। स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है, पर वहाँ के लोग आए हुए थे। दिलीप साहू जी थे जो पूर्व पार्षद हैं, भरत यादव जी हैं वहाँ के पास में रहने वाले, और वर्तमान में जो पार्षद है सुरुचि उमरे जी, उसी वार्ड की निवासी अंजू तिवारी जी, लोग सब लोग आए थे। ये लोग का कहना था कि ये हर साल का है, ये पहली बार नहीं हुआ। और बात रही जो केमिकल अप्लाई की, केमिकल अप्लाई हुए मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो चुका है। वही केमिकल वार्ड नंबर 48 में प्रयोग किया गया, तालाब पूरा साफ हुआ है और एक भी मछली नहीं मरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि 1 महीना से ऊपर जो केमिकल को यूज किया गया है उसका आज परिणाम दिखेगा मछलियों पर। वहाँ के लोगों का कहना है कि काफी दलदल हो गया है, सफाई नहीं हुई है, और गर्मी उमस का जो रहता है, मछलियां जो नीचे जो जड़े हैं इसके जलकुंभी वगैरह के, उससे फंस के मरती है, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो तालाब की सफाई होगी और पानी 1-2 दिन में पूरा खाली किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जितना दलदल साफ कर सके साफ करेंगे और उसके बाद पानी फिर से भरा जाएगा। क्योंकि जल में केमिकल अप्लाई करने से पहले किसी सब्जियों से जो है वो राय लिया जाता है डोज वगैरह को लेकर, तो क्या इस तरह से राय लेने के बाद भी इसमें केमिकल अप्लाई किया गया है? नहीं, कई जगह का तालाब देखा गया, उसके बाद किया गया है। वार्ड नंबर 48 में जो तालाब है उसको भी देखे हैं, और जो सुपेला में हुआ है उस तालाब को भी देखे हैं। देखने के बाद ही काम किया गया है। दिया गया था खरपतवार नष्ट करने के लिए, लोगों के लिए निस्तारी का एकमात्र तालाब था, निस्तारी करने के लिए जगह नहीं है, दशगात्र भी है एक परिवार में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समस्या का समाधान होगा? बहुत ही गंभीर लापरवाही नगर निगम द्वारा किया गया है। किसके कहने से दवाई डाली गई, क्यों डाली गई, कितनी मात्रा में डाली गई, ये प्रश्न है इसमें। तालाब सफाई के और भी बहुत उपाय हैं। नगर निगम द्वारा पॉन्ड क्लीनर खरीदा गया हमारे कार्यकाल में, जो जलकुंभी और सफाई के लिए उपयोग में आता है। उस पॉन्ड क्लीनर को उपयोग करना था। आप देख रहे हैं दशगात्र के लिए 2 परिवार खड़ा है, ये हजारों लोगों के निस्तारी के उपयोग में आता है। ये तालाब लगभग 10,000 की आबादी, शांति नगर, शक्ति नगर, कादम्बरी नगर, जवाहर नगर, महात्मा गांधी नगर, यहाँ के लोग यहाँ निस्तारी में आते हैं और अनेक उपयोग में आता है। तो ये जो गंभीर कृत्य जिसने भी किया है ये क्षमा योग्य नहीं है। लाखों मछलियां इसमें मर गई है, चारों तरफ बदबू फैली हुई है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और गंभीर बीमारी होने की भी आशंका है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग खुद यहाँ खड़े होने की स्थिति में नहीं है, पूरा तालाब काला पड़ गया है। एक सवाल ये उठता है धीरज जी, इसमें इस क्षेत्र में दुर्ग निगम क्षेत्र में ऐसे दर्जनों तालाब है जहाँ मछलियां भी हैं, जलकुंभियां भी हैं, लेकिन क्या हर बार दवा डालकर ही जलकुंभियों को मारा जाना चाहिए? नहीं, हर चीज का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। पहले तो जलकुंभी के लिए हम लोगों ने मशीन खरीदी, पॉन्ड क्लीनर इसीलिए खरीदा रहे करोड़ों रुपए खर्चा करके कि इसके उपयोग में आए। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नगर निगम ने ऐसा किया, किससे पूछ के किया, कितनी मात्रा में दवाई डाली गई, ये एक जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। देख लिए एक परिवार खड़ा है, आज इनका कार्यक्रम है दशगात्र का, वो लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये एक जांच का विषय है। धीरज एक बात और है, चूंकि एमआईसी मेंबर भी है यहाँ के पार्षद देव नारायण चंद्राकर और भारतीय जनता पार्टी के हल्का बागमार महापौर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जांच में कहीं कमी आएगी, लापरवाही बरती जाएगी और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी नहीं मिलेगी, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई शोकॉज नोटिस भी सौंपा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सौंपा जाएगा। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय को भी इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये गंभीर विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। लोगों को के आम जनजीवन रोजमर्रा के कार्यों में इसमें तकलीफ होने लग गई है। आप देख लीजिए, इतनी बदबू पहली बार मतलब इस तालाब में ऐसी बदबू देखने को मिल रही है। रायपुर में आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। लोकतंत्र सेनानी और उनके परिवार के आज के इस सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास किया, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, संगठन के शिल्पी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिनका भी आपातकाल के विषय में विस्तार से उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला, ऐसे आदरणीय श्री पवन साई जी, हमारे प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी जी, मंच में विराजमान नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र सेनानी श्री सुभाष देशपांडे जी, श्री नंदे साहू जी, दीपक मस्के जी, रमेश ठाकुर जी, राजीव अग्रवाल जी, भूपेन्द्र सवनी जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, सभी लोकतंत्र के सेनानीगण, उनके परिजन और इस समारोह में प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी हैं और उनके परिजन हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस समारोह का निमंत्रण स्वीकार किया और बारिश के बावजूद भी प्रदेश के दूर दूर से इस समारोह को सफल करने के लिए आप लोग पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का आज के इस समारोह में स्वागत भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल भी लोकतंत्र के सेनानियों का, उनके परिवारजनों का सम्मान करने का अवसर मिला था और इस साल भी मिल रहा है। और इस साल तो ये आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य में अनेकों तरह के कार्यक्रम कल से चल रहे हैं। कल भी हम लोग एक कार्यक्रम में थे, आदरणीय डॉक्टर साहब भी थे, उसमें बच्चे लोग उपस्थित हुए थे। कहे कि आपातकाल क्या होता है, इसको आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए कल बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए और निबंध प्रतियोगिता वगैरह कॉलेजेस में, स्कूलों में ये सब चल रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं समझता हूं आपातकाल के विषय में फिर से मैं दोहराऊं, ये अच्छा नहीं होगा, कहे कि विलंब भी हुआ है, सम्मान भी करना है हम लोगों को सेनानियों का, उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। और बहुत विस्तार से आदरणीय श्री पवन साई जी और हमारे स्पीकर साहब बता चुके हैं, उपासने जी भी बता चुके हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारे सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, आपातकाल के विषय में हम सब लोगों से ज्यादा जानते हैं और झेले भी हैं और हमारा परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे ताऊ स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी, वो भी 19 महीना जेल में थे। उस समय हम मात्र 11 साल के थे, 5वीं क्लास में थे। तो स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी वो जेल में चले गए और कैसे कष्ट है हमको मालूम है। स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, जिनको देवकी महाराज के नाम से जानते थे, जिनको हम अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, तो वो बताते थे 19 महीना वो भी जेल में काटे और घर में एकमात्र वो कमाऊ सदस्य थे, उनके बच्चे छोटे थे, तो परिवार में बैठते थे तो कैसे उनका परिवार, उनके बच्चे उनको कोसते थे, हमको मालूम है। काहे कि चूंकि अकेले वो परिवार के कमाऊ सदस्य थे और वो जेल चले गए तो उनका मतलब दाने दाने को मोहताज हो गए, वो परिवार दाना दाना को मोहताज हो गया, चूल्हा नहीं जलता था।
ये सब जब बैठते थे तो पता चलता था और एक तरह से उस परिवार का, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। ऐसा हमारे स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र के सेनानियों के परिवार के साथ में हुआ है। ये सब आप सब लोगों को मालूम है। और जिस तरह से आदरणीय सतीजानंद उपासने जी ने ये लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है, जिसके स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद अपने साथियों के साथ आकर आग्रह किया कि डॉक्टर रमन सिंह जी 2008 में हमारे सेनानियों के सम्मान के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।